नमस्कार दोस्तों। हम संविधान सभा और हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ उसके घटनाक्रम को हम पहले देख चुके हैं। आज हम संविधान सभा के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी, फिर संविधान की प्रस्तावना और विशेषताओं और स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, 1946 में बनती है संविधान सभा और 1947 में होते हैं आजाद। तो 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट थी या अंतरिम सरकार जो थी, अंतरिम सरकार का मतलब एक अस्थायी सरकार जिसके बाद में स्थायी सरकार बन जाती है। तो उस समय के मंत्रिमंडल और 1947 के बाद में जब आजाद हो गए और इंडिया की गवर्नमेंट बनी, उसके मंत्रिमंडल के बारे में देखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहले हम देखेंगे अंतरिम सरकार के बारे में और फिर देखेंगे 1947 के बाद में बना मंत्रिमंडल उसके बारे में। देखिए, अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में जवाहरलाल नेहरू है, वो बनते हैं उपाध्यक्ष और विदेश मामलों के मंत्री। उपाध्यक्ष क्यों? क्योंकि अध्यक्ष जो होता था, अध्यक्ष वो होता था गवर्नर जनरल। ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन बना? जवाहरलाल नेहरू। और विदेश मंत्रालय भी किसके पास में रहा? जवाहरलाल नेहरू जी के पास में। सरदार पटेल जो थे उनके पास गृह और सूचना और प्रसारण विभाग रहा इनके पास। ये कब की बातें हैं? जब अंतरिम सरकार 1946 में बनी। गृह मतलब ये उस टाइम के अमित शाह थे। लियाकत अली खान, ये जो मुस्लिम लीग से आते थे, इनके पास रहा वित्त मंत्रालय। राजगोपालाचारी, इनको दिया गया शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय। सरदार बलदेव सिंह, इनको दिया गया रक्षा मंत्रालय। जोड़ के देख लिया, बलदेव रक्षा के लिए ज्यादा जरूरी रहेगा। जोगिंदर नाथ मंडल, आप देख सकते हैं कि ओबीसी आयोग के लिए, ओबीसी आरक्षण के लिए एक मंडल आयोग बना था। ठीक है, उसी से ओबीसी कानून निकल के आया। तो कानून से आप मंडल और कानून को जोड़ के भी याद कर सकते हैं। जोगिंदर नाथ मंडल, ये फिर पाकिस्तान में चले गए थे। आसफ अली, रेलवे और परिवहन मंत्रालय। गजनफर अली खान, स्वास्थ्य मंत्रालय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको दिया खाद्य और कृषि मंत्रालय, जो बाद में हमारे पहले प्रेसिडेंट भी बने। इनको ये क्यों दिया गया? आप याद रख लिए कि 1934 में जो बंगाल है वहां एक बार भूकंप आया था और उस टाइम राजेंद्र प्रसाद जेल में थे और उन्होंने जेल में रहते हुए भी खूब सहायता पहुंचाई थी खाने पीने की और सुरक्षा के लिए। तो ये आधार हो सकता है, या फिर ये नहीं कि इस आधार पे इनको कृषि मंत्री बना दिया, पर इसके बाद में उनको जोड़ के देख सकते हैं इस घटनाक्रम में। जगजीवन राम को दिया गया श्रम मंत्रालय, कि जीवन जीने के लिए तो काम करना पड़ेगा, तो इसलिए इनको दिया गया श्रम मंत्रालय। ये बाद में इंटरनेशनल लेबर एसोसिएशन में भी अपना सहयोग देते हैं। चुंद्रीकर को वाणिज्य दिया गया और जॉन मथाई को उद्योग मंत्रालय दिया गया। बाबाजी को कार्य और खान मंत्रालय और रब निस्तर को डाक विभाग दिया गया। ये 1947 के पहले जो गवर्नमेंट थी उसके मंत्रालय। उसके बाद में 1947 में जब देश आजाद हुआ तो मंत्रालय में कुछ परिवर्तन आया और कुछ मंत्री चेंज हो गए। क्यों? क्योंकि जैसे लियाकत अली खान मुस्लिम लीग से थे, ठीक है, तो ये हट जाएगी। ठीक है। इसी के साथ में जोगिंदर नाथ मंडल, ये भी पाकिस्तान में भी अपनी सेवाएं देते हैं, तो ये हट जाएंगी, ये बदल जाएंगी ये चीजें। तो हम 1947 के बाद का अगर मंत्रिमंडल देखें तो कुछ मंत्री जो हैं वो तो रहेंगे सेम और कुछ हो गए हैं बदल। तो जैसे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो खत्म हो गया, तो जवाहरलाल नेहरू क्या बने? पीएम और विदेश मंत्रालय इनके पास में रहा। वैज्ञानिक अनुसंधान भी इनके पास रहा। पटेल साहब अभी भी हमेशा बने बैठे हैं, गृह और सूचना विभाग और राज्य, इनको आप याद देख लिए, एकीकरण में इनका बड़ा योगदान था, तो राज्य भी इनके पास में रहा। अब्दुल कलाम आजाद को क्या दिया? शिक्षा विभाग। जोड़ के रखना, आजाद साहब
शिक्षा विभाग या कलाम आज़ाद शिक्षा विभाग, एपीजे अब्दुल कलाम से देख लीजिए, शिक्षा से जोड़ के देख लीजिए इसको। वित्त विभाग जो लियाकत अली खान जी के साथ था, तो षणमुखम शेट्टी साहब को बुलाया, तो षणमुखम शेट्टी साहब को बुलाया कि शेट्टी साहब आप चाटो इसको। इन्होंने क्या किया, जब नया नया गवर्नमेंट आया था ना, तो उस टाइम टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे। तो पुअर मैन डेट भी बोलते हैं इसको, क्योंकि हर चीज़ पर डबल टैक्स पर लगभग इन्होंने बढ़ा दिया था। जैसे आप आज के समय बिजनेस में जो प्रॉफिट देते हैं, उस टाइम 25% प्रॉफिट पे भी टैक्स लगा दिया था इन्होंने। बलदेव सिंह जो पहले भी रक्षा मंत्री थे, अभी भी रक्षा मंत्री हैं। मंडल साहब जिनके पास कानून था, उनको बोला कि चलिए आप। अब अम्बेडकर साहब आगे जिन्होंने संविधान लिखा, वो ही कानून मंत्री भी बन गए। ठीक है। जोन मथाई साहब रेलवे में आए कि रेलवे में बहुत माथापच्ची चलती है। जोन मथाई जी को बोला कि साहब उधर चलो, आप रेलवे संभालो। अमृत कौर स्वास्थ्य विभाग, अमृत से स्वास्थ्य को जोड़ के भी याद रख सकते हैं, ये महिला थी एकमात्र उस समय मंत्रिमंडल में। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद सेम रहा, खाद्य और कृषि। जगजीवन राम श्रम रहा, सेम रहा। बाबा साहब के पास भी चेंज हो गया, क्या आ गया अब, वाणिज्य। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके पास आया उद्योग आपूर्ति। किदवई साहब संचार विभाग और गढ़गिल कार्य और खान ऊर्जा मंत्री बने। तो ये दो मंत्रालय थे। कई बार क्या होता है कि अंतरिम सरकार से भी मंत्रालय पूछे जाते हैं और प्रथम मंत्रिमंडल से भी मंत्रियों के बारे में पूछा जाता है। तो ये था अपना मंत्रियों के बारे में। अब आते हैं हम अपने संविधान की। संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए, जिसमें हम टोटल 11 जगह से पढ़ेंगे, लेकिन हम शुरुआत करते हैं नीचे से, क्योंकि नीचे वाले ने मजा है। स्रोतों में देखें तो एक स्रोत है जापान के संविधान से लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब कि कानून में जो लिखा है उसी के अनुसार। ये आगे चल के हम आर्टिकल जो अपना आता है 21, उसमें भी इसे देखने वाले हैं। तो जापान से क्या लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एक और है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, यहाँ से लिया एक तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन कैसे होगा। तो दो कहाँ से, साउथ अफ्रीका से संशोधन लिया और राज्यसभा के निर्वाचन लिया। फ्रांस की बात करूं, फ्रांस से हमने क्या लिया, गणतंत्र व्यवस्था, कि मतलब हमारा जो मुखिया है देश का, वो बनेगा किसी चुनाव के द्वारा। और एक लिया हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये फ्रांसीसी क्रांति से हमने आदर्श भी लिए। ये प्रस्तावना है, हम देखेंगे। ठीक है। तो दो चीजें कहाँ से आ गई, फ्रांस से। यूएसएसआर से हमने के लिया मूल कर्तव्य, और वहां की क्रांति से भी लिया एक आदर्श, क्या, न्याय। ये कहां से लिया हमने, रूस से। उस टाइम यूएसएसआर था। जर्मनी से हमने क्या लिया कि मूल अधिकार को निलंबन, जब आपातकाल लग जाए तो मूल अधिकारों के निलंबन के लिए जो व्यवस्था है, प्रावधान है, वो कहां से लिया हमने, जर्मनी से। देखिए नीचे वालों में क्या है ना कि एक एक दो दो, तो बस इन्हें ही आप जल्दी जल्दी देख लेते हैं, बाकी बचा वो कहीं ना कहीं डाल देंगे। ऑस्ट्रेलिया की बात बोलो, ऑस्ट्रेलिया अब देखिए हर तरीके से बीच का रास्ता पकड़ रहा है। तो बीच वाले रास्ते कहाँ डालेंगे हम, ऑस्ट्रेलिया ने। तो समवर्ती सूची, जहां राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, कहाँ आएगा बीच वाला रास्ता, ऑस्ट्रेलिया के पास में। संसद के दोनों की बैठक संयुक्त दो बैठक है कि राज्यसभा और लोकसभा किसी विधेयक पर निर्णय नहीं ले पाती है, तो दोनों की राष्ट्रपति संयुक्त बैठक कराता है, वही बीच वाला रास्ता यहाँ आ गया। और तीसरा एक और कि व्यापार की स्वतंत्रता, कि आप कहीं भी पूरे देश में व्यापार कर सकते हैं। तो बीच वाला जो रास्ता अपना रहे हैं वो अपनाएंगे अपन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कनाडा वाला क्या करता है, देखिए आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फेडरलिज्म का, जैसे अमेरिका में है, यूएसए में क्या होता है कि प्रेसिडेंट होगा और जैसे देश में बने हुए कुछ छोटे छोटे राज्य भी होंगे, पर देश के अलावा राज्यों को भी कानून बनाने का अलग से कोई अधिकार है या उनका संविधान भी होता है। अब आप यूएसए के जस्ट ऊपर जाएंगे तो क्या आता है, कनाडा। उसने थोड़ा परिवर्तन कर रखा है और एक अर्ध फेडरलिज्म बना रखा है।
ठीक है। उसमें क्या होता है कि केंद्र तो स्ट्रांग है, स्टेट भी है, लेकिन केंद्र थोड़ा स्ट्रांग रहता है। जहां जहां ये स्थिति दिखे वहां वहां हम क्या करेंगे, कनाडा को लाएंगे। कैसे? देखिए, संघीय व्यवस्था कहाँ से ली हमने? कनाडा से। अब केंद्र ने क्या राज्यों में राज्यपाल बना दिए। क्या? क्योंकि केंद्र को थोड़ा स्ट्रांग भी रहना है, राज्यों को पकड़ के भी रहना है, इसीलिए न्यू गवर्नमेंट तो स्टेट ने दी है, पर वहां के कानून को अनुमति, अंतिम अनुमति कौन दे रहा है? राज्यपाल। और राज्यपाल कौन अपॉइंट कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, पहली। और जो न्यायपालिका है वो परामर्श दे सकती है गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट उनसे मांग सकती है, जिस तरह है 142 आर्टिकल। अवशिष्ट शक्तियां जो बच गई, जो विषय थे केंद्र और राज्य के, सूचियां हम जहाँ पढ़ते हैं, तो बची हुई शक्तियां किसके पास में रहेगी? केंद्र के पास में। मतलब राज्य होते हुए केंद्र को थोड़ा सा स्ट्रांग रखना, ये कनाडा से हम इसको जोड़ के देखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार कितना हो गया अपना? 7 हो गया। आगे वाला है अपना आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड हम कहाँ क्या देखेंगे? एक तो डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, कहाँ से लिए हमने? आयरलैंड से। राज्य का राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? ये कहाँ से लिया? आयरलैंड से। देखो, राष्ट्रपति तो पद तो हमने लिया अमेरिका से, लेकिन निर्वाचन जो पद्धति है, कैसे चुनाव कैसे होगा, वो कहाँ से? आयरलैंड से। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कैसे किया जाएगा? ये भी आयरलैंड से लिया है। जबकि निर्वाचन कहाँ से लिया हमने? साउथ अफ्रीका से। आगे देखें, अमेरिका से क्या क्या लिया? मूल अधिकार अमेरिका से। न्यायपालिका स्वतंत्र है, ये भी अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन या रिव्यू, ये कहाँ से लिया हमने? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया? अमेरिका से। न्यायाधीशों को हटाना, उच्चतम न्यायालय और न्यायालय को, ये कहाँ से लिया? अमेरिका से। और महाभियोग राष्ट्रपति पर, ये भी कहाँ से लिया हमने? अमेरिका से। तो महाभियोग अमेरिका, न्यायपालिका स्वतंत्रता और मूल अधिकार अमेरिका से। ब्रिटेन देखें तो ये दो चीजें बड़ी परेशान करने वाली है। क्यों? क्योंकि देखो 1835 का भी ब्रिटेन ने बनाया, और ब्रिटेन का जो एक्चुअल संविधान है वो दोनों सेम से रहेंगे। तो संसदीय व्यवस्था, संसद से जुड़ी हुई देख ली। संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल, संसद के जो विशेष अधिकार होते हैं वो, विधायक की प्रक्रिया क्या होगी, 2 सदन होंगे, एकल नागरिकता होगी, परमाधिकार लेख या रिट जिसे बोलते हैं हम लोग वो, और विधि का शासन व्यवस्था, ये कहाँ से है? ब्रिटेन के संविधान से। और 1935 का जो है वहां से आपातकाल, न्यायपालिका, क्योंकि न्यायपालिका आप देखेंगे 1773 में ही एक्ट से उन्होंने स्थापित करने की बात कर दी थी। न्यायपालिका और प्रशासनिक व्यवस्था, जहां आप आईएएस आईपीएस देखते हैं, तो ये पहले से ही चल रहे थे, तो इन्हीं से हमने लिया है। तो ये टोटल 11 जगहों से हमने स्रोतों के बारे में देखा। जहां हम नीचे वाले देखते हैं, जापान, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, फ्रांस, यूएसएसआर या रूस, ये एक एक दो मोटे मोटे हैं। बाकी जो है मोटे परेशान करने वाले, ब्रिटेन या यूएसए या 1935 संविधान, यही है। और जैसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने क्या देखा कि मिड का वे अपना रहा है, बीच का रास्ता अपना रहा है। कनाडा जो है, कनाडा वो फेडरल गवर्नमेंट और उसको टच करने वाले जो विषय हैं उनके बारे में ये बताता है। ठीक है, आयरलैंड के बारे में हम लोग देखेंगे। आयरलैंड था कि जो डीपीएसपी था अपना, वो यहाँ से लिएगी। तो मोटे मोटे ये हैं, 1-2 बार रिपीट करेंगे ये चीजें तो तैयार हो जाएंगी। आगे हम देखें तो आगे आएगी हमारे संविधान की विशेषता क्या है। संविधान की विशेषता तो कुछ मोटे मोटे तथ्य हैं, वही देखेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। कि देखो अपना संविधान क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। जब ये शुरुआती रूप में बना तब क्या था? एक प्रस्तावना थी, इसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे इसके, और 8 अनुसूचियां थी इसमें। ये तब है जब शुरुआती तौर पे बना। आज के समय में बात करें तो लगभग 470 अनुच्छेद हो गए, कुछ हटे हैं, जुड़ रहे हैं, कम ज्यादा होता जा रहा है। 25 भाग हो गए इसके अभी।
कैसा, एक भाग जिसे 7वां भाग तो इन्होंने कर दिया डिलीट, और 4 भाग और नए जुड़ गए, 4A 9A 9B 14A, ये 4 भाग और जुड़ गए। तो 4 जुड़े और एक हटा, टोटल हो गए 25। 4 अनुसूचियां इन्होंने जोड़ दी, कितने हो गए टोटल, 12 अनुसूचियां हो गई। संशोधन की बात करें तो अब तक 106 संशोधन हो चुके हैं, और 42वां जो बीच का संशोधन है 42वां, उसको मिनी संविधान भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरी बात करें तो कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण है। कैसे कि ऐसा भी नहीं है कि आप इसे चेंज ही नहीं कर सकते, और ऐसा भी नहीं है कि आप जब मर जाए तब चेंज कर दें। क्यों? क्योंकि कई जगह में हमें ये लगता है कि आपको एक विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। हो सकता है जहां आपको राज्यों के बहुमत की भी जरूरत पड़े, और कई कई बार ऐसे फैसले भी होते हैं जहां मंत्रिमंडल बैठा हुआ भी निर्णय ले लेता है, वो लागू कर देता है। तो लचीला भी है और बहुत ज्यादा कठोर भी है। ठीक है, आगे देखें फेडरल व्यवस्था के बारे में। तो फेडरल व्यवस्था क्या थी, अमेरिका में जैसे देखें तो क्या व्यवस्था होती है कि कुछ स्टेट मिलके एक देश का निर्माण करते हैं, जहां स्टेट के पास भी अपना अधिकार है कि वो कानून व्यवस्था संविधान बना सकते हैं। पर इंडिया में हम देखें तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। स्टेट तो है, पर ऐसा नहीं कि वो उनका खुद का संविधान हो, क्योंकि हमने बांट रखा है सूचियों के हिसाब से कि आप इन इन चीजों पे कानून बना सकते हैं। ये केंद्र सरकार इनको अधिकार दे रही है संविधान के जरिए। तो स्टेट क्या जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि कोई स्टेट भागने का मन हो गया तो कि चलो ठीक है मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे इंडिया के साथ नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या बोल रहा है कि राज्य सरकार है, प्रतिनिधि भी नहीं है, लेकिन संविधान में भी उनको अधिकार प्राप्त हुआ है। तो हमारे पास क्या व्यवस्था है कि दोहरी सरकार है, शक्ति का हमने विभाजन कर रखा है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो ये चीजें दो रूप में तो तोड़ रही है कि जैसे मान लो शिक्षा, तो शिक्षा पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार नहीं। तो शक्तियों में विभाजन तो हमने कर दिया, लेकिन क्या ये एक है? इसके लिए हमने क्या किया कि केंद्र को कई बार मजबूत रखा है, नागरिकता हमने एक रख दी, न्यायपालिका स्वतंत्र एक है, और आपातकालीन कुछ प्रावधान भी हमने कर रखे हैं। ठीक है, तो इस वजह से सारे स्टेट जुड़े हुए हैं। तो क्या कह सकते हैं हम कि जो भारत का संघ है उसको पृथक होने का कोई अधिकार नहीं है, अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, आगे देखें तो हमारी यहाँ व्यवस्था कौन सी चलती है, संसदीय प्रणाली। और विशेषता देखें तो संसद संप्रभु है, लेकिन ऐसा नहीं कि संसद ने कोई कानून बना दिया तो लागू हो गया। उसके बाद में न्यायपालिका खुद पुनरावलोकन भी कर सकती है उस कानून का। जैसे आप देखें 1973 में न्यायपालिका केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर की एक डेफिनेशन देती है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या बोलती है कि आप संविधान में बदलाव तो कर सकते हैं, पर जो मूलभूत ढांचा है उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। तो संसद के पास शक्ति है, लेकिन वो सर्वोपरि नहीं हो सकती कि हाँ हमने कुछ बनाया वो हमेशा लागू ही लागू होगा। और क्या है विशेषता अपनी, मूल कर्तव्य हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, मूल अधिकार हैं, न्यायपालिका, धर्मनिरपेक्ष, मताधिकार, एकल नागरिकता, स्वतंत्र निकाय मतलब जैसे यूपीएससी, चुनाव आयोग, स्वतंत्र निकाय रखे हैं, सहकारी समितियां, 3 स्तरीय सरकारें, आपातकाल प्रावधान है। ये मोटी मोटी अपने संविधान की विशेषताएं हैं। इतना कर लिया, अब आएंगे हम एक्चुअल संविधान के ऊपर। एक्चुअल नहीं, जो संविधान का ही पार्ट है, कौन सा, प्रस्तावना। तो उसके बाद में अनुसूचियां करते हुए हम लोग आर्टिकल वाइज इन्हें पढ़ेंगे। प्रस्तावना क्या है कि अपने संविधान का एक सार है, संविधान का परिचय देती है। ठीक है, कब अपनाया गया, 22 जनवरी 1947 में। प्रस्तावना का प्रावधान का है अमेरिका में भी है, लेकिन अपने यहाँ
जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की बैठक में, आपको पता है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो उसका जो सार है ना, वही प्रस्तावना है। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। प्रस्तावना को अब और क्या क्या कहेंगे हम? संविधान का परिचय पत्र, पहचान पत्र भी कहते हैं, संविधान का मूल दर्शन और मूल्य भी, पूर्ण स्वराज की प्रतिज्ञा, संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र की कुंडली, संविधान की आत्मा, संविधान का आधार नोट भी कहते हैं प्रस्तावना को। प्रस्तावना क्या है? क्या लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। क्या क्या देखने वाली चीजें जो अंडरलाइन की है मैंने? भारत के लोग, ये क्या है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। कुछ मोटे मोटे पॉइंट है। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या बोल रहे हैं कि संविधान का स्रोत क्या है? भारत के लोग। हमारे राष्ट्र की प्रकृति क्या होगी? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र। ये अपने देश की प्रकृति होगी। ये कौन बोल रही है? प्रस्तावना। क्रम जरूर ध्यान में रखना, क्रम भी। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। उद्देश्य क्या होगा? न्याय देंगे। कौन सा न्याय? 3 तरह के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यहां देखिए आप, स्वतंत्रता की बात की है। स्वतंत्रता कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना, इनकी स्वतंत्रता की बात की है। समानता की बात, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है, ठीक है। और बंधुत्व की बात की गई है। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1949 को। तो अब ये संविधान में जुड़ा हुआ तो नहीं है, इस पे कुछ केस भी हुए हैं। पहला केस होता है 1960 में, बेरुबाड़ी केस, जिसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। हिस्सा होना या नहीं होना, इसका मतलब कि सरकार चाहे तो संशोधन द्वारा उसमें परिवर्तन कर सकती है। कब परिवर्तन कर सकती है? जब वो संविधान का पार्ट है। मतलब अब संसद को शक्ति दी गई है कि संसद संविधान में परिवर्तन करेगी, पर पार्ट ही नहीं है तो परिवर्तन कैसे कर सकती है? तो इसके लिए पार्ट होना जरूरी। तो 1960 में बोला कि 1960 में क्या बोला कि प्रस्तावना तो संविधान का हिस्सा ही नहीं है। फिर आगे चल के 1973 में केशवानंद भारती केस, बहुत ही बड़ा मामला, ये खुद में एक संविधान जैसा ही है। केशवानंद भारती 1973, इसमें क्या कहा गया कि प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है। और यहाँ से इस केस में एक स्ट्रक्चर निकल के आया, वो था बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की जो बेसिक या मूलभूत आधार है उनमें संसद परिवर्तन नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे मूल अधिकार है, तो क्या अब सरकार कल बोले कि मूल अधिकार खत्म कर देंगे? हो सकता है ऐसा? नहीं, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर में आ गया। क्या फिर संसद को बोल देगी कल से राष्ट्रपति जी को नहीं, अब तो प्रधानमंत्री सब कुछ करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। फिर 1995 में LIC का मामला आता है, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। विशेषता क्या है इसकी कि ये न तो शक्ति का स्रोत है, न ही उन्हें मना करती है। मतलब ये गैर न्याय संगत है। इसके लिए इस आधार पे आप न्यायालय में नहीं जा सकते और न्याय की मांग नहीं कर सकते। संशोधन अभी तक एक बार हुआ है, 1942 में, जो मिनी संविधान है 1976 का, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये आपातकाल के दौरान जोड़े गए, ठीक है। इसी के साथ अपना चैप्टर आज का खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।